उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम 1950, लैंड रिफॉर्म, उत्तर प्रदेश जमींदारी एवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950, ये जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति इस पे 24 जनवरी 1951 को मिली और ये उत्तर प्रदेश असाधारण राज्य की गजट में 26 जनवरी 1951 को प्रकाशित होगा। तो ये मतलब गजट जिस दिन गजट में प्रकाशित हो गया तो उसमें एक तिथि लिखी रहती है, तो 21 तिथि से लागू होगी। तो वो जो है 7 जुलाई 1952 से लागू हुई। ये पहले, इसके पहले जो है अंग्रेजों का शासन था और छोटे छोटे जो राजा महाराजा थे, जो सामंत थे, यानी राजा के अधीनस्थ जो थे उनको सामंत कहा जाता था, जो सामंत थे, और जो जमींदार लोग थे, काश्तकार लोग थे, इनके पास जमीनें थी। तो इन जमीनों को जो है वो काश्तकारों यानी नीचे लोगों को देते थे, कृषकों को, कि हमारी जमीन जो हो जोतो बो आप, और इसका टैक्स हमको दो, यानी कर हमको दो। राजस्व वसूल करते थे। तो राजस्व वसूल करके वह राजस्व फिर उसके ऊपर फिर अंग्रेजों तक पहुंचाते थे। जब ये अपना देश स्वतंत्र हुआ तो ये जमींदारी जो थी, जमींदारी का उन्मूलन कर दिया गया। यानी एक मध्यवर्ती बीच में, कृषक और सरकार के बीच में एक मध्यवर्ती रहता था, जमींदार। तो वो जो है वो वसूलता था कृषक से, फिर ये सरकार को देता था। तो जमींदारी उन्मूलन जो हुआ, जमींदारी जो विनाश हुआ, जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम जो बनाया गया, एक्ट लिखा गया, उसमें जो है सीधे सरकार से और सीधे कृषक से संबंध बनाने की व्यवस्था दी गई। बीचवर्ती जो बीच के थे, मध्यवर्ती को जो है उससे हटा दिया गया। तो जैसे उस समय जिसके पास जमीन जितना थी वो उस जमीन से किसकों से कर वसूल करके सरकार को दिया करते थे। कुछ अपना लेते थे, कुछ सरकार दिया करते थे। लेकिन अपना जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद ये जो है उत्तर प्रदेश में जो है भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू किया गया। अब इसमें ध्यान देने की बात है कि केवल उत्तर प्रदेश भर के लिए लागू है, पूरे इंडिया भर के लिए लागू नहीं है। और उत्तर प्रदेश में कुछ जगह छोड़ दिए गए, वो जगह लागू नहीं है। तो इसीलिए चूंकि उत्तर प्रदेश की ये है व्यवस्था, जमीन की व्यवस्था की गई है, इसीलिए उसको उत्तर प्रदेश जमींदारी मतलब जिसके पास जमीन थी, विनाश में उसका उन्मूलन हो गया। 1950 का अधिनियम बनाया गया एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, और भूमि को बंदोबस्त यानी सेटलमेंट कैसे किया जाए, उसका सुधार कैसे किया जाए। तो पहले ही बात विनाश भूमि का, जमींदारों का उन्मूलन, उसके बाद भूमि की व्यवस्था कैसे की जाए। तो इस जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू करके सरकार की मंशा थी कि कृषक और सरकार के बीच में सीधा संबंध हो। कृषक जो है, जो मालगुजारी, जो राजस्व मध्यवर्तियों को देता है, तो मध्यवर्तियों को न दे के सीधे सरकार को दे, मध्यवर्ती को रास्ते से हटा दिया गया। इसकी मंशा थी सरकार की उत्तर प्रदेश यूपी जेडे लागू करने के लिए। तो अब जो है तो जब लागू हुई तो राज्य की में जितनी भूमि व्यवस्था, जितनी भूमि थी, जितनी जमीनें थी, जितनी प्रॉपर्टी थी, तो इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, यानी
यूपीजेडे की धारा 4 के अनुसार वो सारी प्रॉपर्टी, सारे संपत्ति सरकार में निहित हो गई। जिस दिन लागू हुई सरकार में निहित हो गई। अब जो है, जो मध्यवर्ती का अधिकार था वो खत्म कर दिया गया। अब सभी भारों से मुक्त होकर सेक्शन 4 में जो है व्यवस्था है यूपीजेडे में कि सारी व्यवस्था सारे भारों से मुक्त होकर वो जमीन, यानी कोई मान लीजिए उस पर लोन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो सभी भारों से मुक्त होकर वो सारी प्रॉपर्टी राज्य में निहित हो गई। राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश सरकार में निहित हो गई। अब सबके अधिकार खत्म हो गए। अब इनको जो है सेक्शन 6 में, इस अधिनियम की धारा 6 में राज्य में जो स्थान जो है राज्य में निहित हो गई, जो प्रॉपर्टी राज्य में निहित हो गई, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि जो मध्यवर्ती थे, बीच के लोग जो थे, उनको हटा दिया गया और सीधे जो है, जो राजस्व है, जो कर है, जो मालगुजारी है, सीधे कृषक जो है सरकार को दे। यदि मालगुजारी सरकार को न देके मध्यवर्ती के माध्यम से सरकार को देती है तो वो नहीं माना जाएगा। तो माना जाएगा उसने मध्यवर्ती को दी, सरकार को तक नहीं पहुंची, इसलिए सीधे सरकार उसको देना चाहिए। ये इसका परिणाम हुआ। अच्छा, इसमें जो है कुछ और व्यवस्था को छूट भी दी गई, यानी जो काश्तकार पहले से लीज पे थे, जैसे उनको ठेके पर उन्होंने दे रखा है, तो इस ढंग की सारी व्यवस्था में जो है उनको जो है उसका स्वामी माना गया। अब धारा 9 में ये व्यवस्था दी गई कि जो राज्य में संपत्ति जो निहित हो गई, तो धारा 6 के अनुसार, ये इस अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, धारा 9 के अनुसार, ये सॉरी क्षमा कीजिएगा, जो हम 6 करें, 9 है। इस अधिनियम की धारा 9 के अनुसार जो प्रॉपर्टी थी जिसके कब्जे में थी, जैसे मान लीजिए कोई भूस्वामी है, उसके कब्जे में पेड़ है, कुआं है और बाग है और आबादी की जमीन है, आबादी में पेड़ है और वो उसका गृह है, घर है, तो उन भूस्वामियों जिसके कब्जे में जो थी, जिसमें जो काबिज था, जिसका स्वामी था, उन भूस्वामियों के साथ उसको जो है बंदोबस्त कर दी गई। या और जो अधिभोगी थे, मान लीजिए भूस्वामी नहीं है, भूस्वामी कोई और है उसका, लिसा उसका भोग अधिभोगी कोई और है, उस पर कोई और रह रहा है। मान लीजिए किसी भूस्वामी ने अपनी जमीन किसी को दे दिया कि भाई तुम जोतो वो इसको, तो यदि उसको दे दिया, जब ये जमींदारी विनाश हुआ तो प्रॉपर्टी जो उसी के नाम हो गई सेक्शन 9 के अनुसार, क्योंकि उसका अधिभोगी वही है, ये बीच वाला जमींदार नहीं है। तो जिसकी जो कब्जे में था, जिसका अधिभोगी जो था, उसके नाम जमीन कर दी गई। और गृहस्वामी जो है, जो गृहस्वामी जिस घर में रहता था, वो उसके जो उसके कब्जे में था वो उसके नाम कर दिया गया। कुआं जो था, जो उसको आप भोग करता था, उसके नाम किया गया। बाग जो थे, जो इसका भोग जो करता था, उसके नाम किया गया। यानी इसमें देखिए दो बातें हैं। पहला, एक स्वामी जो स्वामित्व, यानी उसका जो स्वामी जो स्वामित्व रखता है, और नेक्स्ट जो है उसका अधिभोगी। यदि स्वामी अपने में रहता है, अपने मकान में अपने बाग का उपयोग करता है, स्वयं करता है और कुओं का उपयोग करता है, तो इस ढंग से जो प्रॉपर्टी जिसका उसका उपयोग भोग कर रहा है, तो वो तो उसके नाम कर दी गई सेक्शन 9 के अनुसार। लेकिन जिसका अधिभोगी कोई दूसरा और है, स्वामी कोई और है,
अधिभोगी कोई और है, यानी अधिभोगी मतलब जो उसका उपभोग कर रहा है। तो जिसका उपभोग कोई गृहस्वामी कोई और है, अधिभोगी कोई और है जो और उसका उपभोग कर रहा है, तो उसके नाम कर दी गई, उसके नाम सेटल कर दिया गया, बंदोबस्त उसी के नाम कर दिया सेक्शन 9 के अनुसार। इसमें जमींदारी विनाश के लागू होने के बाद, इस अधिनियम के लागू होने के बाद बहुत बड़ा नुकसान हुआ था जमींदारों का और छोटे मोटे जो जमींदार थे उनका भी, बड़े जमींदार थे उनका भी। इसमें नीचे के तबके के लोगों को, कृषक लोगों का फायदा ज्यादा हुआ, कृषक और मजदूरों को ज्यादा फायदा हुआ। उनके जो अधिभोग करते थे, जो उपयोग करते थे, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी घर, वो उनके कब्जे में आ गई, उनके नाम हो गई, उनके नाम सेक्शन 9 के अंदर बंदोबस्त हो गई। अब चूंकि सेक्शन 10 में सीर के काश्तकार भी हैं, हालांकि अब इस अधिनियम जो है यूपीजेडे एंड एलआर एक्ट जो है, इसकी जगह जो है एक नया जो है अधिनियम इसका स्थान ले लिया है, यूपी रेवेन्यू कोड 2006। अब यहां उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, हाँ, अब उस स्थान पे, उस किताब के स्थान पे, उस अधिनियम के स्थान पे यूपी रेवेन्यू कोड 2006 प्रस्तावित कर दिया गया। अब थोड़ा सा चेंज करके लगभग उन्हीं सब बातें हैं। तो क्योंकि ये अधिनियम जो पुराना है, जो पुराने मुकदमे हैं, जो पुराने जो सेटल्ड हो गए हैं जिस ढंग से, तो वो जो है उस अधिनियम से, यूपीजेडे एंड एलआर एक्ट से गवर्न होंगे। और इसके लागू होने के बाद जो मुकदमे हैं, तो यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के अनुसार लागू होंगे, विनियमित किए जाएंगे, इसके द्वारा चलेंगे, इसके तहत चलेंगे। तो इसमें हम आते हैं कि एक बहुत ही डिस्प्यूटेड धारा है, यूपीजेडे एंड एलआर एक्ट की धारा 171 और यूपी रेवेन्यू कोड की धारा 108। इसके अनुसार जो है, जब यूपीजेडे के अनुसार 171 के अनुसार जब कोई भूस्वामी मर जाता है, उत्तर प्रदेश का जो कोई भूस्वामी मर जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है, उसकी संपत्ति जो है, उसकी जमीन जो है, ये इस 171 के अनुसार गवर्न होती थी। अब जो है 108 के अनुसार गवर्न होगी। 171 के अनुसार जो गवर्न होती थी यूपीजेडे के अनुसार, उसमें कोई भूस्वामी या आसामी कोई मर जाए तो उसकी संपत्ति जो है, उसकी जमीन जो है, उसका पुत्र पाता था। नंबर 1, फर्स्ट प्राथमिकता उसके पुत्र थी। कोई व्यक्ति मरने के बाद उसका पुत्र, उसके नाम वरासत हो जाती थी, जमीन उसका पुत्र पा जाता था। पुत्र कई है तो समान अंशों में विभाजन हो जाता था, और यदि पुत्र नहीं है तो उस जो आदमी मरा है उसकी विधवा और अविवाहित पुत्री पाती थी। यदि विधवा और अविवाहित पुत्री भी नहीं है और पुत्र भी नहीं है तो विवाहित पुत्री पाती थी। यदि ये सब नहीं है, विवाहित पुत्री भी नहीं है, तो भाई और अविवाहित बहन का हक बनता था। अब जो यूपी रेवेन्यू कोड 2006 इसके स्थान पे आ गया है, तो अब इसमें जो है कोई भूस्वामी या कोई असामी, कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है, उसकी विधवा, उसकी अविवाहित पुत्री और उसके पुत्र समान अंशों में पाएंगे। मान लीजिए कोई भूस्वामी या कृषक, किसी की डेथ हो जाती है, कोई मर जाता है,
नंबर 1 उसकी विधवा जो है वो, यानी उसकी विडो, और उसका पुत्र जो है वो, और उसकी अविवाहित पुत्री जो है, ये तीनों लोग जो है समान अंशों में उसको पाएंगे। मान लीजिए कई पुत्र हैं, कई पुत्रियां हैं, तो समान अंशों में, जैसे मान लीजिए 15 बिस्से जमीन है और आदमी मर गया, तो ये 15 बिस्से जमीन जो है उसकी विधवा 5 बिस्सा विधवा, 5 बिस्सा लड़की, अविवाहित लड़की, और 5 बिस्सा पुत्र, ये 3 हिस्सों में बट जाएंगे। यदि मान लीजिए 2 ही होते, कोई पुत्र होता और उसकी विधवा होती, तो 2 अंशों में हो जाता, 2 भागों में बट जाता। यानी मतलब 4 लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं, तो सब नहीं, जितने भी हैं उसमें समान अंशों में विभाजित होगा। ऐसा नहीं है कि माता जी को अकेले मिल जाए, आधा मिल जाए, आधे में पुत्र और लड़कियां सब हैं, ऐसा भी नहीं, समान अंशों में ही बांटा जाएगा। यदि ये न हो, विधवा न हो, अविवाहित पुत्री न हो, पुत्र न हो, तो किसको मिलेगा? फिर माता पिता को मिलेगा। अच्छा, माता पिता भी न हो तो विवाहित पुत्री को मिलेगी, विवाहित पुत्री भी न हो तो भाई एवं अविवाहित बहन को। तो थोड़ा सा उसमें, और यूपीजेडए और इलारा एक्ट और यूपी रेवेन्यू कोड में थोड़ा सा 71 में जब कोई असामी भूमिधर मर जाता है तो इसका जो है न्यायागमन, इसका वरासत जो है ये निम्नलिखित के अनुसार होता है। और चूंकि अब जब यूपीजेडए इलारा एक्ट की जगह ए आ गया है, तो अब जो है यही प्रिवेल करेगा, यूपी रेवेन्यू कोड 2006 प्रिवेल करेगा। अब कोई भी आदमी भूमिधर या असामी कोई मरता है तो उसके वरासत जो है उसकी प्रॉपर्टी का यूपीजेडए 2006 के अनुसार होगा, न कि यूपीजेडए इलारा एक्ट के अनुसार। क्योंकि जो मुकदमे पुराने, जो किसी की मृत्यु जो पहले हुई है 2000 यूपी रेवेन्यू कोड लगने के पहले, तो उससे जो है यूपीजेडए एंड इलारा एक्ट से गवर्न होगी, इससे नहीं गवर्न। जो मुकदमे पुराने चल रहे उसी से गवर्न हो गए। अब आज का सेशन इतना ही, धन्यवाद।